हेलो दोस्तों, आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का छठा लेक्चर और आज हम कवर करने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली की इक्वेशन। ये दोनों थ्योरीज बोहर्स मॉडल के बाद आई थी, जिन्होंने बोहर्स मॉडल को गलत साबित किया और इसके बाद जो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जो हुए हैं दो, उसके अंदर हमने बोहर्स मॉडल की थ्योरी और उसके टॉप 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। जिस तरीके से जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था, उसको अपोज किया था मैक्स प्लैंक की थ्योरी ने और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। उसी तरीके से जब बोहर्स मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल के बाद, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली की इक्वेशन ने बोहर्स मॉडल को गलत साबित किया। तो हम आज ये दोनों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे कि क्यों बोहर का मॉडल गलत हुआ था और जिसके बाद इस वक्त जो हमारा चल रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो प्रपोज कैसे हुआ। तो आइंस्टीन इन 1905 सजेस्टेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर। आइंस्टीन ने 1905 में कहा कि लाइट का डुअल नेचर है। कैसे? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को और मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन दोनों को कंबाइन करके आइंस्टीन ने कहा कि लाइट का डुअल नेचर है। अब अगर तुम्हें मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं पता, तो मैंने बना रखी है वीडियो, तुम लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अब देखो, यही बात होती है, हर चीज ना एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, तुमने कोई वीडियो लेक्चर मिस कर दिया, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। तो देखो, तुम किसी को भी फॉलो करो, लेकिन उसकी वीडियोस जो है ना, वो हमेशा सीरीज में देखना। तुमने यहां से कोई वीडियो देख ली, किसी की वीडियो देख ली, तो वो मिक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। इस वजह से जिसको भी फॉलो करो, चाहे मुझे फॉलो कर रहे हो या किसी और को फॉलो कर रहे हो, उसकी वीडियो हमेशा सीरीज में देखना, तभी फायदा होगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कंबाइन करके आइंस्टीन ने कहा कि लाइट का डुअल नेचर है। डी ब्रॉगली ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया। डी ब्रॉगली एडवांस दिस आइडिया एंड सेड, सिर्फ लाइट ही नहीं, ऑल पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। कुछ भी, सारे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, बॉल, मैं, तुम, सब जो है वो सब डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं। ऑल माइक्रोस्कोपिक and macroscopic objects possess dual character. The wave associated with the particle is called as de Broglie wave. कैसे? Equations क्या थी वो de Broglie की वेवलेंथ? तो देखो, मैक्स की प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी, उससे आया एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n इंटू hf हो जाता, यानी hc बाय लैम्डा। ठीक है। आइंस्टीन की इक्वेशन तुम जानते हो, एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इन दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये c से ये c कट गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें h क्या है? कांस्टेंट तुम जानते हो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट। m जो होगा उस पार्टिकल का होगा, मास ऑफ पार्टिकल, और एंड c अगर तुम लाइट की स्पीड लो, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल की स्पीड। ठीक है। c यहां पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर, क्योंकि हमने लाइट वाली एनर्जी ली है। ठीक है। अगर तुम पार्टिकल की वेलोसिटी लोगे तो c की जगह v हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv।
तो ये आ गई डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। अब मैंने ये कहा था कि ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है, हमारे पास वेव नेचर भी है, लेकिन हमारा वेव नेचर दिखता क्यों नहीं है? भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो दिखता है, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करने का मतलब कि उसके पास वेव कैरेक्टर है। लेकिन हम लोगों की वेवलेंथ थोड़ी ना दिखाई देती है, क्यों नहीं दिखाई देती? तो उस पर ही अभी हम बात करेंगे कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उन मतलब सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन की। वेवलेंथ अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वेवलेंथ जो होती है वो सिग्निफिकेंट क्यों होती है, इस पर अभी बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन पर। देखो, जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है ना, वो वैलिड हर जगह है, हम पर भी वैलिड है, वो इलेक्ट्रॉन पर भी वैलिड है, लेकिन किसी चीज की सिग्निफिकेंस होती है कि इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कुछ वैल्यू है कि हाँ, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम जो कैलकुलेशन का पार्ट है उसमें कुछ हेल्प मिल सकती है हमारे लिए। हमारी वेवलेंथ अगर हम निकालें तो उस वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, अब हम कॉपी पे लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेवलेंथ हमने निकाल ली, हमारी कितनी है वेवलेंथ, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना आज तक जो इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर सके। तो यहाँ पे देखो, जैसे बॉल जो है वो 0.1 kg की है और उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से जब हम बॉल की वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन मास और वेलोसिटी करने के बाद जो वेवलेंथ आ रही है वो 10 की पावर -34 मीटर आ रही है। अब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जो इतनी छोटी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सके। इलेक्ट्रॉन देखो, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो हमने निकाल दिया, हमारी मान लो इस बॉल की वेवलेंथ जो है वो 10 की पावर -34 मीटर है, लेकिन अब इसको मेजर कैसे किया जाएगा? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर सके। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ देखो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg मास जो इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड ले ली हमने। तो जो वेवलेंथ आ रही है वो 10 की पावर -5 मीटर आ रही है, यहाँ पे 10 की पावर -5 और यहाँ पे 10 की पावर -34 मीटर्स। तो ये वाली वेवलेंथ जो है, दिस वेवलेंथ इज मेजरेबल बाय इंस्ट्रूमेंट्स। जो वेवलेंथ डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, ये वेवलेंथ मेजरेबल है। हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेव नेचर इससे सिग्निफिकेंटली हमको दिखेगा, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो इस वेवलेंथ को मेजर कर सके। तो जो सिग्निफिकेंस है डी ब्रॉगली इक्वेशन की, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। सिग्निफिकेंस एप्लीकेबल सबके लिए है, एप्लीकेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी है, लेकिन सिग्निफिकेंस जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। अब जब पार्टिकल और वेव की बात हो रही है तो डिस्टिंक्शन भी उसके बीच में पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो है वो लोकलाइज्ड होता है स्पेस में, वेव जो होती है वो डीलोकलाइज्ड होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वेव है वो कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी। मैं एक पार्टिकल हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं 2 कदम आगे बढ़ूं तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो कितने माइक्रो सेकेंड्स में कहां से कहां पहुंच जाएगी तो हम पता नहीं कर सकते। तो जो वेव नेचर होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। दूसरी बात, पार्टिकल्स आपस में इंटरफेयर नहीं करते, वेव्स जो होती है वो इंटरफेयर करती हैं आपस में, ठीक है। ये ऐसे वेव है, ये ऐसे, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सम की बात आएगी, जैसे मैं और यहाँ पर एक और इंसान खड़ा हो जाए तो तुम कहोगे कि भाई 2 लोग हैं ये, लेकिन जो वेव होती है वो दोनों मिलने के बाद कम भी हो सकती है। मान लो ये एक वेव है और ये एक वेव है, ये मिला के जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ 3 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए, और ये ऐसा हो सकता है कि कम भी वैल्यू आ जाए, 1 भी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच होता है फेज डिफरेंस। अब ये वेव ऑप्टिक्स की बात है, क्लास 12th में तुम्हारा चैप्टर है ये 8वां या 9वां, ठीक है। 7वां चैप्टर तो एसी है, उसके बाद जो है 8वां शायद ईएमआई होता है, 9वां 10वां चैप्टर है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो डिसाइड करता है कि सम जो होगा वो ग्रेटर होगा या कम होगा। तो उसके बारे में नहीं जा रहे, वो फिजिक्स का पार्ट है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव अगर पेपर में लिखने के लिए आ जाए तो तुम ये 2 तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, लोकलाइज्ड इन स्पेस एंड डीलोकलाइज्ड, डोंट इंटरफेयर, दे इंटरफेयर। ये वाला जो तीसरा वो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो रट लो कि पार्टिकल जो उसका सम टोटल वैल्यू जो है वो
सम जो टोटल वैल्यू है वो सम के बराबर होगी, और इसका जो है टोटल वैल्यू बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड्स। और आगे लिखना चाहो तो लिख लो डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वेव कैरेक्टर है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन किया था डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट ने। डेविसन जो थे वो स्टूडेंट थे इनके ही, डी ब्रॉगली के। तो डी ब्रॉगली ने जब ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद डेविसन ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव कैरेक्टर होता है। कैसे? हालांकि ये जो पूरा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो आपकी क्लास 12th में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में बताया जाता है कि, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि निकल क्रिस्टल इसमें यूज किया गया था, और इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स है वो ट्रांसमिट करवा के जो रिफ्लेक्शन करी गई थी, उसके बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपीयर हुई थी, और मतलब एक्स रेज अपीयर हुई थी, और एक्स रेज हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इससे हमने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव कैरेक्टर है। कोई पढ़ना चाहे इसको डिटेल में तो पढ़ सकता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को, अभी पढ़ लोगे तो बाद में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इक्वेशंस डिड्यूस की गई हैं इसमें वो देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv², यहां से v निकाला √2ke/m। ठीक है, और v की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया इसमें। तो पुटिंग थर्ड इन फर्स्ट, लैम्डा इक्वल्स टू h/m और v की वैल्यू पुट करी √2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। तो लैम्डा की वैल्यू आई काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में h/√2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। अब एग्जाम के अंदर लोग ये डिराइव नहीं करते, वो याद करके जाते हैं लैम्डा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा इक्वल्स टू h/√2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, और अगर नहीं पता तुम्हें तो मैं बता के चल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करके चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस निकले तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2 q। q का क्या मतलब है? चार्ज, और v मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। किस पोटेंशियल से आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करें तो मैं एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लेके आया हूं फॉर इलेक्ट्रॉन। आपको ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लेनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन √v। √v क्या है? ये दोबारा से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यानी अगर आपको ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है हमने और उसकी वेवलेंथ बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन √v, मान लो 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो √150, 250 से किया तो √250, 5000 से किया तो √5000। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन √v। v क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, इन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दे दी और पूछा कि अब इस पार्टिकल की वेवलेंथ बताओ, या तुम्हें चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस कहा कि इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ तो अब वेवलेंथ बताओ। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, 2-3 करके देखते हैं, अभी पता चल जाए किस तरीके से सवाल आते हैं। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और इसकी डेरिवेशंस भी आनी चाहिए। भाई अगर तुम ये याद करके चले जाओगे, मान लो उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उन्होंने कोई और पार्टिकल दे दिया जिसका चार्ज कुछ अलग होता है। तो सवाल हमारे पास एनसीईआरटी का, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल्स। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे अपना सीधा वाला, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2 इंटू m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻25। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 897 नैनोमीटर मेरे पास कैलकुलेटेड है, इसलिए मैंने बता दिया है। आपकी यही आनी चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है।
तो इसी तरीके से सिंपल क्या किया, हमें फॉर्मूला पता था, हमने लगा दिया। इसी तरीके से छोटे मोटे सवाल आते हैं, जैसे कि कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 1 किलो वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2, काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और किस पोटेंशियल डिफरेंस से करी है 1 किलोवोल्ट यानी 1000 से मल्टीप्लाई करने का 1000 वोल्ट। ये आप सिंपल कर सकते थे, मैं बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए क्या 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है 1 किलोवोल्ट यानी 1000 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.38 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स ये वेवलेंथ आ रही है। अब ये वेवलेंथ देखो मेजरेबल है 897 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 12 तक मेजरेबल होती हैं वेवलेंथ। उसके बाद क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स वीक पड़ जाते हैं वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसीलिए वैलिड है डी ब्रॉगली की, मतलब सिग्निफिकेंट है, वैलिड सबके लिए, सिग्निफिकेंट जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। आगे और क्वेश्चन करते हैं नीट के। तो अगला सवाल AIPMT मेंस 2010 से 0.66 kg बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ बतानी है। अब ये तो बिल्कुल एकदम लड्डू सवाल दे दिया आपके हाथ में। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, उसी से ही हो जाएगा, ना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ लगानी, ना इसके अंदर कुछ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाना। बिल्कुल हलवा सवाल, करने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, मास 0.66 इंटू वेलोसिटी कितनी देर की है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हटा यहाँ से, ऊपर 10 ही बचेगा क्योंकि नीचे 10 आएगा ऊपर 100 आएगा, तो ऊपर 10 ही बचेगा बस। ये कटा यहाँ से 10 की पावर माइनस 35 मीटर्स वेवलेंथ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बी। तो इसी तरीके के सवाल आए हुए हैं नीट के अंदर। अगला एक और सवाल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल नीट से, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, देन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास m एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h इज। तो क्या कह रहा है आपको कि जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है वो 100 टाइम्स है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी को x ले लेते हैं, तो वेवलेंथ कितनी हो गई 100 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। हम क्या जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, हमारी बेसिक इक्वेशन। हमारे जो ऑप्शंस है वो भी m by h, h by m ऐसी फॉर्म में, तो इसको कोई कन्वर्ट करने की तो जरूरत है नहीं। अब क्या करो तुम, लैम्डा इक्वल्स टू 100x लिख लें हम, और h अपॉन m इंटू v की जगह x, क्योंकि अगर वेलोसिटी हम x मान रहे हैं तो वेवलेंथ हम 100x मान रहे हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर इक्वल्स टू h अपॉन 100 इंटू m। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, ये तो x स्क्वायर की वैल्यू है h अपॉन 100 इंटू m, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई 1/10 इंटू h बाई m, ठीक है। और वेवलेंथ क्या है लैम्डा क्या है 100 टाइम्स ऑफ x, तो 100 इंटू x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/10 इंटू अंडर रूट h बाई m। तो ये 10 से 10 कटा, 100 से 10 कटा, 10 इंटू अंडर रूट h बाई m। तो वेवलेंथ की वैल्यू h और m के टर्म्स में आ गई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 10 10 10 इंटू ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। तो यही सारे सवाल थे डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पर। अब हम आगे चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल with absolute accuracy or certainty. If an attempt is made to measure any of the two with higher accuracy, the other becomes less accurate. मतलब क्या है इसका कि या तो आप किसी छोटे से पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, या तो आप पोजीशन मेजर कर सकते हो, उस टाइम पर वेलोसिटी उतनी एक्यूरेट नहीं रहेगी। अगर आपने को पोजीशन एग्जैक्ट पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, तो आपने इसकी पोजीशन तो पता लगा ली, लेकिन आप उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट तरीके से उसी साइमल्टेनियसली उसी वक्त पर नहीं पता कर पाओगे। अगर आपको वेलोसिटी पता है कि आपको लगा कि
कि वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है, इतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा भाई, वेव नेचर का बहुत तेज घूमता है, तो आप फिर पोजीशन पता नहीं लगा पाए। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि दोनों को एक ही समय पर, पोजीशन को भी और वेलोसिटी को भी एक ही समय पर मेजर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप मेजर करोगे भी, अगर किसी तरीके से मेजर आपने कर भी लिया, तो एक की एक्यूरेसी यानी पोजीशन, मान लो सपोज करो मैंने पोजीशन बहुत एक्यूरेटली पता कर ली, तो वेलोसिटी काफी हद तक इनएक्यूरेट रहेगी। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी ऑफ द टू विद हायर एक्यूरेसी, द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, यानी डेल्टा एक्स क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, पी इज डिनोटेड बाय मोमेंटम, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां पर जनरली इक्वल लेते हैं, तो लेकिन जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई वाली इक्वेट हम इक्वल्स टू में करते हैं हमेशा। तो यहां पर बोहर का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया भाई। बोहर कह रहे थे कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, और बोहर ने तो वेलोसिटी भी बता दी थी कि ये जो है पहला ऑर्बिट है, इस पहले ऑर्बिट के अंदर क्या बताया था, v नॉट इंटू जेड बाई एन, इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकल जाएगी, और किस रेडियल डिस्टेंस पर है, r इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो बोहर तो डिस्टेंस भी बता पा रहे थे और वेलोसिटी भी बता पा रहे थे साइमल्टेनियसली, लेकिन यहां पर बोहर का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने गलत कर दिया। तो बोहर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट गॉट रिप्लेस्ड बाय स्टेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाइंड इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ यार 90% लग रहा है कि यहीं पर है, 10% का पता नहीं, पर 90% लग रहा है कि यहीं पर है। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर 0% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाने की, उस जगह को अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, उस जगह को कहते हैं नोड। नोड एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, बाकी सब जगह प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ पर 90%, यहाँ पर 80% मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर मिलने की। तो जो बोहर का कंसेप्ट था फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स का, वो पूरी तरीके से खारिज हो गया और बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की उस जगह पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, 90% है, 80% है, वो वाली चीज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आएगी। ठीक है, तभी जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद बोहर का मॉडल खारिज हो गया और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जब मैं क्लास 12 में था 2019 में, तो मेरे प्रैक्टिकल के एग्जाम में जो टीचर था, मेरी प्रैक्टिकल की फाइल जो सजी हुई नहीं थी, ना उस पर कवर था, किन्हीं रीजंस की वजह से मैं कवर नहीं कर पाया। कवर जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कवरिंग, अंदर लिखे हुए कंटेंट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि बाहर की कवरिंग की वैल्यू होती है प्रैक्टिकल फाइल की। प्रैक्टिकल फाइल में तो अभी तुम क्लास 12 में हो और तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो, तो अंदर चाहे कम लिख लेना, पर बाहर से उसको एकदम साज सज्जा वाली चीजें बहुत करना। और मेरे साथ तो ये सीन हो गया था कि प्रैक्टिकल वाले दिन के 2-2 बच्चों को बुला रहे थे, तो मेरे साथ जो गई थी वो लड़की गई थी। अब तुम समझ सकते हो लड़कियों की प्रैक्टिकल फाइल वैसी कितनी सजी हुई होती है, और मेरी में कवरिंग भी नहीं थी। तो फिर उस जो आया था एग्जामिनर, उसने 2-3-4 बातें सुना दी मेरे को कि क्यों तुम कवर करके नहीं लाते हो, क्या समझते हो अपने आप को, ये वो। हम भी फिर चुपचाप हो गए कि क्या बोले, इससे 20 नंबर तो इसने ही देने, इसको भी क्या कहें हम। और फिर उसने मुझसे ये सवाल पूछा था खुन्नस निकालने के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाई बताओ। उसके लग रहा था मेरे को आएंगे नहीं, क्योंकि वो ये सारे क्लास 11 के टॉपिक्स हैं, हम लोग क्लास 12 के आखिर में पहुंच चुके हैं। उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा, हमने भी बता दिया सर आप एक वक्त पर दोनों जगह वो पोजीशन और जो है मोमेंटम दोनों एक टाइम पर नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है। और भी 2-4 सवाल उसने क्लास 11 के पूछे थे मेरे को नीचा दिखाने के लिए, जो वो पेपर में नहीं, उसके थ्योरी में नहीं कर पाया। फिर वो इम्प्रेस हो गया था इसी बात से कि चलो पढ़ा लिखा तो है लड़का। लड़की की फाइल, फिर लड़की से कहता वो कि तुमने तो खाली फाइल ही बनाई है, पढ़ा तो कुछ है नहीं। अब जो भी है, मार्क्स तो मिल ही गए थे उसके बाद। तो सवाल हमारा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का सवाल भी है ये, इस तरीके के सवाल काफ़ी बुक्स में पाए जाते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये। नीट में भी इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं। अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 kg, 40 kg का मास है गोल्फ बॉल का। स्पीड हमें बता रखी है उसकी 45 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड जो है मेजर कर सकते हैं हम एक्यूरेसी से 2% की। तो
2/100 ऑफ 45 ले लेंगे हम वेलोसिटी को, ठीक है। ये पहला चीज जो काम आएगी हमारी, ये दूसरी चीज जो काम आएगी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक वाला हम, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल में इक्वल टू लो सीधे, ग्रेटर देन वाला सीन नहीं करना, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें बतानी है, मोमेंटम मास हमें पता है 40 kg और वेलोसिटी 2/100 ऑफ 45, ठीक है। और एच अपॉन 4 पाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 22/7, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, डेल्टा एक्स ये निकलेगा 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर। मेरे पास पहले से आंसर था, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे नीचे लेके जाओगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये निकलेगी। अगला सवाल लेते हैं जो कि है नीट का। तो अगला सवाल हमारा AIPMT प्रीलिम्स 2008 से, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। तो पहली हमारी क्या है, बेसिक इक्वेशन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये कह रहे हैं अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम की तो इक्वल है, तो हमें बतानी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। भाई जब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर हैं तो पी को हम डेल्टा एक्स भी लिख लेंगे, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। और आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एक्स को लिख ले हम हाफ इंटू अंडर रूट एच अपॉन पाई, पहली इक्वेशन यूज करके ये वाली जो हमने निकाली थी डेल्टा एक्स की वैल्यू, इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये 2 से 4 कटा, 2 यहाँ पे रहेगा, और ये अंडर रूट एच अपॉन पाई इक्वल्स टू एच अपॉन पाई है, तो यहाँ पर अंडर रूट एच अपॉन पाई आ जाएगा। ऊपर मैं लिखता हूं यहाँ पर एम डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई। अब ये एम नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। क्या किया हमने, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। हमें क्या रखा था, अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम की इक्वल है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, या तो उल्टा भी कर सकते थे, डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो आगे जाके हाँ पी नहीं ले सकते, पी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई मोमेंटम के अंदर से तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एम और डेल वी, तो तुम पी नहीं लोगे, तुम एक्स लोगे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू अंडर रूट एच बाय पाई, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। पी को हमने लिख लिया एम डेल्टा वी, और फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी हाफ इंटू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, फिर कैलकुलेशन करके डेल्टा वी की वैल्यू हमने निकाल दी 1/2m इंटू अंडर रूट एच बाय पाई, ठीक है। ये हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। तो पहुंच गए हम अपने लेक्चर के आखिरी पार्ट में, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। क्या ड्रॉबैक रहे बोहर के मॉडल में। पहली बात, बोहर मॉडल जो था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं था। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस, इनके अंदर भी हम देखें तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा डेविएशन आ रही थी, जो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल रहे थे और जो हम प्रैक्टिकली वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे, डेविएशन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहां तक फिर भी थोड़ा बहुत चल गया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बिल्कुल ही फेल हो गया बोहर का मॉडल। दूसरा जो पॉइंट है, बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल, जो कि डी ब्रॉगली के साथ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट के अंदर डी ब्रॉगली की कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है बोहर्स मॉडल में। तीसरा, बोहर जो है उन्होंने वेलोसिटी भी और पोजीशन भी दोनों साइमल्टेनियसली मेजर कर पा रहे थे वो। जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट उन्होंने लिया, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। अब पहले ये
जो रेडियल डिस्टेंस है पहले का वो r इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो यहां से निकल जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, और इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर वेलोसिटी भी निकल जाएगी v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन। ठीक है, बोर्स मॉडल के अंदर मैंने बताया ये सारी इन कॉन्स्टेंट्स की क्या वैल्यू होती है, वी नॉट की क्या वैल्यू होती है, आर नॉट की क्या वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं, वो सारा हमने बोर्स मॉडल में डिस्कस किया था जो हमारा लेक्चर था। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी दोनों ही साइमल्टेनियसली बोर्स मॉडल में हम बता पा रहे थे। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका कॉन्ट्रडिक्शन में है। वो कह रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम, यानी मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी भी होती है ना, वो हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। या तो आप एक्यूरेटली पोजीशन बता सकते हो एक वक्त पर, या आप एक्यूरेटली मोमेंटम यानी वेलोसिटी बता सकते हो एक वक्त पर। आप दोनों चीज साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। तो यही ड्रॉबैक थे बोहर्स मॉडल के जिसकी वजह से बोहर्स मॉडल जो है वो खारिज हुआ। उसके बाद आया हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि हम अभी फॉलो करते हैं, जो कि आपके पूरी क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में काम आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके ऊपर केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड है, जिसके ऊपर क्लास 12 की आपकी जो है चैप्टर्स कुछ जो दो तीन जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो वो लेटेस्ट मॉडल है जो कि फॉलो हो रहा है इस वक्त हर जगह। अगला लेक्चर हमारा आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर ही। ठीक है, ये बोहर्स मॉडल वाला पार्ट जो है वो पूरा हो गया है। बोहर्स मॉडल क्यों फेल हुआ वो भी हमने कवर कर लिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली की इक्वेशन। अगला लेक्चर लाते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। तब तक पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।